हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मंडल कमीशन के बारे में। ये 12th पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पीएससी और यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम जानेंगे मंडल कमीशन क्या था। तो व्हाट इज़ मंडल कमीशन? मंडल कमीशन क्या है? The Socially and Educationally Backward Classes Commission, better known as Mandal Commission, who's named after its chairman BP मंडल। क्या कहा गया है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था उसी को मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसके अध्यक्ष जो थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नाम पर पड़ा है मंडल कमीशन। पहली बात, मंडल कमीशन को ऑफिशियली सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन माना जाता है। क्या माना जाता है? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा जाता है। अब मंडल कमीशन जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब बना, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो मंडल कमीशन सेटअप ऑन जनवरी 1, 1979 बाय देन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट। क्या कहा गया है? 1979 में क्या बनता है आपका? 1979 में मंडल कमीशन बनता है और जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी आफ्टर इमरजेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, वो गवर्नमेंट क्या करती है? मंडल कमीशन को बनाती है। तो ये हमें याद है, रखना चाहिए। तो मंडल कमीशन कब बना था? 1979 में बना था। किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड बना था? जनता पार्टी की गवर्नमेंट यानी जनता गवर्नमेंट के टाइम पर बना था। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और मंडल कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे। चलो देखते हैं हम। तो वाई वॉज द मंडल कमीशन नीडेड? हमें मंडल कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो देखो, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी थी? सही बात तो वही है। तो पहला बात है टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। इस कमीशन का काम यही था कि उन वर्ग की पहचान करना जो क्या हो, शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर यानी सोशली और एजुकेशनली क्या हो, बहुत पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, ऐसे क्लासेस का वर्ग का पता लगाना। टू इन्वेस्टिगेट, क्या काम था इसका? इन्वेस्टिगेट करना था द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। जो भारत के अंदर पिछड़ी जातियाँ है या पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग की कंडीशन के बारे में पता लगाना इसका काम था, यानी इन्वेस्टिगेट करना काम था। टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ओबीसी। जो अदर बैकवर्ड क्लास एंड ओबीसी थी, जो पिछड़ी जातियाँ थी, उनके लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना था, उनके बेटरमेंट के लिए। तो उसके 3 काम थे: आइडेंटिफाई करना सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना उनकी कंडीशंस को, और उनके लिए रिकमेंडेशन, सुझाव देना कि वो कैसे अच्छे से काम क्या उनके लिए करे जो वो बेटर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो कमीशंस ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स, जो कमीशन बनाता ओबीसी कमीशन, ओबीसी को लेकर मंडल कमीशन बनाता सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसने क्या ऑब्जर्व किया और क्या चीज़ें उसने आइडेंटिफाई की। तो कमीशन एस्टिमेटेड that 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर बैकवर्ड। कमीशन ने पता लगाया कि जो हमारे देश है उसकी 52% जो आबादी है वो क्या है? बैकवर्ड क्लास से आती है। यानी टोटल आबादी का 52%, मोर देन 50% आर बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास और ओबीसी। द टोटल 3743 कास्ट, डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर बैकवर्ड। यानी देश की लगभग 4000 जो कम्युनिटीज़ थी, जातियाँ जो थी, वो किस में आती थी? बैकवर्ड में आती थी। तो ये उसने बड़ा डेटा पता लगाया कि कौन कौन से जातियाँ। तो 52% आबादी देश की ओबीसी में थी और लगभग 4343 जातियाँ ओबीसी में शामिल की जाए, मतलब ये उसने रिकमेंड पता लगाया। रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन बना उसने क्या रिकमेंडेशन दी? देखो, ओबीसी जो कमीशन बना था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसने ये रिकमेंडेशन दी ओबीसी मस्ट बी प्रोवाइडेड अ रिजर्वेशन ऑफ 27% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। पहली जो मेन रिकमेंडेशन दी मंडल कमीशन ने वो दी कि जो ओबीसी है, ओबीसी को 27% क्या दिया जाए? रिजर्वेशन दिया जाए। किस में? गवर्नमेंट जॉब में और सरकारी जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, इनमें यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए
पब्लिक अंडरटेकिंग में भी किया जाए, जो सरकारी कंपनी है उनमें भी की जाए, किनको, ओबीसी को। लैंड रिफॉर्म्स, जमीन सुधार कानून लाया जाए ताकि बैकवर्ड क्लास के लोग, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति, उनको भी प्रॉपर ज़मीन में हिस्सेदारी मिल पाए। ओबीसी शुड बी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन सिमिलर टू एससी एंड एसटी। ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी या कॉलेजेस में उनको एंट्री दी जाएगी, उन जॉब्स में उनको क्या मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उम्र में छूट मिलना चाहिए, जिस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति को दी जाती है। जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये उस समय देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जेल सिंह साहब है, और ये मंडल कमीशन के चेयरमैन बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, जो अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं 1980 में। तो इन दिसंबर 1980 जो मंडल कमीशन 1978 में बना था, वो अपनी रिकमेंडेशन कब देता है देखते हैं। तो इन दिसंबर 1980 मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट बट बाय देन जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन। क्या कहा गया है, दिसंबर 1980 में 1980 में जो मंडल कमीशन बना था, वो अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन भारत सरकार को सौंप देता है। लेकिन बात यह है कि जब मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपी, उस समय जनता पार्टी की सरकार, जो अंडर लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई थी, वो पावर से चली गई थी, और इसलिए जो नई सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया इन रिपोर्ट पे, ड्यू टू पॉलिटिकली कंटिन्यूअस नेचर, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली कंटिन्यूअस नेचर जो था, उसकी वजह से राजीव गांधी की सरकार ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने, यानी इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी जब बने, तो दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो वैसे ही पड़ी रही, साइडलाइन कर दी गई। तो फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, तो देखो इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1990 बाय द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। जब 1990 में देश के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पावर से दूर हो जाती है और एक गठबंधन अलायंस गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, और वो गवर्नमेंट 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करती है। OBC provided 27% reservation in government jobs and educational institutions on basis of socially educationally backwardness। और ये कहता है कि भाई कमीशन की जब रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की गई तो इसमें उन्होंने आधार बनाया कि सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर OBC को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो 27% रिजर्वेशन OBC को मिला ऑन द बेसिस ऑन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस इन एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब्स में। अब जो मंडल कमीशन बना उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ मंडल कमीशन हम देखते हैं। तो implementation of mandal commission by government result in a widespread protest where students committed self immolations in protest when the government saw its intent to implement it। क्या हुआ, जिसे देश के अंदर ये स्पार्क हुआ कि मंडल कमीशन ने OBC को 10% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन दे दिया गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो पूरे देश भर के अंदर इनके जो अगेंस्ट में थे कमीशन के रिपोर्ट के या इम्प्लीमेंटेशन के OBC के, वो लोगों ने विरोध प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। कई लोगों ने आत्महत्या, सेल्फ इमोलेशन करने के प्रयास किया और सरकार को भी बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया। द इम्प्लीमेंटेशन वॉज फाइनली चैलेंज इन इंदिरा Sahani versus Union of India case. In this case, Supreme Court held a 27% reservation for OBC as constitutionally valid but with certain conditions। बाद में इस मामले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और जिस केस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें OBC के रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था, वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें से चैलेंज किया गया और इंदिरा साहनी एक वकील थी। उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो 27% रिजर्वेशन OBC को दिया गया है वो वैलिड है और कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकली जो भी हो लेकिन वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी इसमें इंप्लीमेंट कर दी। पहली कंडीशन क्या लगाई, रिजर्वेशन मस्ट बी इन 4 वॉल्स। इसकी एक 4 वॉल्स होनी चाहिए, यानी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होने, नॉट शुड बी एक्सटेंड इन प्रमोशन। यानी पहली बात तो ये कहा गया कि रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा ना हो, और दूसरा जो प्रमोशंस होंगे उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, यानी सिर्फ जॉब लगने पर रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, वहाँ आपकी काबिलियत ही होगी।
द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय कॉट। एक नया कॉन्सेप्ट भी आया क्रीमी लेयर का, और कहा गया कि जिस व्यक्ति की ओबीसी में इस पर्टिकुलर इनकम लेवल से ज़्यादा इनकम होगी, उसके लेवल में होगी, उन लोगों को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको ओबीसी में नहीं माना जाएगा। अभी ये शायद 8 to 9 लाख के 7 to 8 लाख के करीब है। तो ये हमने देखा मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई उसे कुछ मेरिट्स देख लेते हैं और कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो देखो मेरिट्स ये था, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक्सेस टू एजुकेशन, जो ओबीसी के लोग थे, पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, नीट जैसे इंस्टीट्यूशन से उनमें उनको जगह मिली। सोशल जस्टिस, उन लोगों को न्याय भी मिला, बहुत सारी जगह उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और काफ़ी ये फ़ायदे हुए हैं, चाहे वो अलग अलग सेक्टर में उनको काफ़ी रोल बढ़ा है। डीमेरिट्स ये है मंडल कमीशन का कि लिमिटेशन इम्पैक्ट ऑन अपलिफ्टमेंट। भले ही उन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया, लेकिन अभी भी ओबीसी की बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ना तो एजुकेशनल गवर्नमेंट जॉब में बढ़ पाया है, ना ही पॉलिटिकली बढ़ पाया है। तो ये भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया जितना होना था। पॉलिटिसाइजेशन, इसका राजनीतिकरण हुआ है, सिर्फ राजनीति इसके नाम पर की गई है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, राजनीति लोग करते रहे हैं। तो ये इसके बड़े इम्पैक्ट थे। और यह हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई टॉपिक और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।